हमास हथियार डालने को तैयार है तो फिर इजराइल गजा से हटने को राजी क्यों नहीं। नमस्कार, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का एक्सप्लेनर सेगमेंट। गजा शांति योजना की मौजूदा स्थिति, इजराइल और हमास के रुख पर ये एक्सप्लेनर लिखा है दी इंडियन एक्सप्रेस की ऋषिका सिंह ने। इसी महीने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में शांति लाने की ताज़ा योजना को खारिज कर दिया। उन्होंने गजा से इजरायली सेना को बाहर निकालने की एक शर्त रख दी। नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास सही मायने में हथियार नहीं डालता, इजरायली डिफेंस फोर्सेस पीछे नहीं हटेगी। इस मुद्दे पर हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इजराइल ने गजा पर फिर से ड्रोन हमले शुरू कर दिए। दरअसल इससे पहले जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ऐलान कर चुके थे, ये कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के हथियार डालने पर ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। इस घटनाक्रम को हमास की ओर से एक चौंकाने वाली रियायत माना गया। हमास ने भी एक शर्त रखी कि पहले आईडीएफ गजा से पूरी तरह बाहर निकल जाए। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल गजा से हटने में आनाकानी क्यों कर रहा है? क्या आने वाले दिनों में उसका रुख बदल सकता है? इसका जवाब 3 बातों में छिपा है। पहला, इजराइल की घरेलू राजनीति। दूसरा, उसके पुराने साथी अमेरिका की नाराजगी। और तीसरा पॉइंट, युद्ध के मौजूदा हालात से पैदा हुई मजबूरियां। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमास हथियार डालने को क्यों तैयार हुआ। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन भी हैं। उनका कहना है कि हमास का हथियार डालना गजा की 15 सूत्रीय शांति योजना का एक अहम हिस्सा था। ये प्लान जुलाई में सामने आया था। इसके तहत हमास अपने हथियार चरणबद्ध तरीके से एक फलस्तीनी नेशनल कमेटी को सौंपेगा, इजराइल को नहीं। बदले में इजरायली सेना भी चरणबद्ध तरीके से गजा से हटेगी। निगरानी के लिए इसमें एक इंटरनेशनल वेरिफिकेशन कमेटी और ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती की जाएगी। हालांकि रोड मैप के मुताबिक ISF गजा के अंदर पुलिसिंग नहीं करेगी। महीनों तक हमास हथियार डालने से इनकार करता रहा, फिर जुलाई के आखिर में उसने हामी भर दी। इसकी क्या वजह रही? इस्लाम अल हलवानी लंदन की QFLA एडवाइजरी में प्रिंसिपल और पश्चिम एशियाई राजनीति के विशेषज्ञ हैं। ये एक पब्लिक पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग फर्म है। अल हलवानी का मानना है कि हमास की घोषणा दिखाती है कि युद्ध लंबा खींचने के कारण अब समाधान निकालने के सीमित रास्ते बचे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि वहां जारी इजराइल के युद्ध में 73,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ये संख्या 2023 से अब तक की है। अल हलवानी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, सैन्य स्थितियां एक गतिरोध पर पहुंच गई हैं। इजराइल अब और फलस्तीनियों को विस्थापित नहीं कर सकता। वहीं हमास न तो इजरायली हमलों को रोक पा रहा है, न ही लगभग 3 साल बाद भी वो मानवीय तबाही पर ध्यान दे पा रहा है। ऐसे में लचीला रुख अपनाना ही समझदारी थी। अल हलवानी ने मध्यस्थ के तौर पर मिस्र, तुर्की और कतर की भूमिका का भी जिक्र किया। ट्रंप ने भी इन देशों का शुक्रिया अदा किया था। अल हलवानी कहते हैं, ऐसा लगता है मानो हमास को यकीन हो गया है कि अगर वो नियमों का पालन करता दिखे तो दुनिया के आगे इजराइल का मनमाना रवैया उजागर होगा। इस विश्वास के पीछे कुछ हद तक इस्लामिक मध्यस्थों का भी दबाव है। इसे वेज स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी 2 पक्षों के बीच फूट डालने की कूटनीति। मौजूदा संदर्भ में ये वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच की दरार को और बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही युद्ध विराम बरकरार रखकर चारों तरफ से घिरे छोटे से गजा को सांस लेने की मोहलत भी मिल जाएगी। अमेरिकी और इजरायली नेताओं के बीच मतभेद साफ दिखने लगे हैं। हालांकि बड़े रणनीतिक हितों की वजह से दोनों देश सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे का साथ देने की बात दोहराते रहते हैं, मगर उनके बीच दरार साफ नजर आ रही है। मसलन 14 अगस्त को छपी अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में कहा कि वो खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रिपोर्ट में ये बात उन लोगों के हवाले से कही गई जिन्होंने ट्रंप से नेतन्याहू के बारे में चर्चा की थी। हमास के हथियार डालने से नेतन्याहू को क्या फायदा है? नेतन्याहू के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां हैं। इजराइल
इजराइल के संसदीय चुनाव में करीब 2 महीने बचे हैं। 27 अक्टूबर को मतदान होना है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमलों के बाद ये पहला चुनाव होगा। उन हमलों के बाद सुरक्षा चूक को लेकर नेतन्याहू की आलोचना हुई थी। चुनावी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए आगे की राह मुश्किल है। नेतन्याहू के मौजूदा गठबंधन को अक्सर इजरायली इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार कहा जाता है। पोल्स के अनुसार ये गठबंधन सीटों की अपनी मौजूदा संख्या से नीचे खिसक सकता है। इतना ही नहीं, सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल करने से भी चूक सकता है। हालांकि अगर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो अगला चुनाव होगा और नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नेतन्याहू के लिए यह चुनावी नतीजा बहुत अहम है। उन्होंने अपनी निजी हैसियत को प्रधानमंत्री की कुर्सी और गजा के युद्ध से जोड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी एपी ने नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट छापी थी। इसके मुताबिक नेतन्याहू ने तब देश के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भ्रष्टाचार के मामलों में माफी देने को कहा था। नेतन्याहू ने अपने लिए पार्डन मांगते हुए दलील दी थी कि देश बड़े बदलाव के दौर में है। ऐसे में प्रधानमंत्री को माफी देना देश को एकजुट करने में मदद करेगा। QFLA एडवाइजरी के अल हलावानी हमास के हथियार डालने की मांग को नेतन्याहू की राजनीति से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार नेतन्याहू की राजनीतिक चिंताओं के मद्देनजर ये मांग स्वाभाविक है, लेकिन ये युद्ध को लेकर उनका नजरिया भी दिखाता है। अल हलावानी कहते हैं कि युद्ध के मामले में इजराइल में 2 तरह के लोग हैं। एक तबका इजराइल की वैश्विक छवि को लेकर फिक्रमंद है। उसे डर है कि वॉशिंगटन के साथ तेल अवीव के रिश्ते हद से ज्यादा ना खिंच जाएं। वहीं दूसरा तबका किसी भी कीमत पर निडर रुक चाहता है। नेतन्याहू ने बहुत पहले ही दूसरा रास्ता चुन लिया था। हर मोर्चे पर समझौता ना करने वाला रुख दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इसी रणनीति पर चल रहे हैं। फलस्तीनियों पर बढ़ते हमलों में भी यही बात दिखती है। अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम हुआ। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इसी महीने कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी लोगों पर हमलों में आई तेज बढ़ोतरी की निंदा की। इस साल सेटलर वायलेंस भी बढ़ा है। सेटलर से आशय उन इजरायलियों से है जो 1967 में इजराइल के कब्जाए इलाकों में जाकर बसे हैं, खासकर वेस्ट बैंक में। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता भी सेटलर्स को समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर। इन नेताओं ने गजा पर हमला तेज करने की भी मांग की है। अब इन सभी पक्षों में कुछ इजरायलियों की खटास को भी जोड़ लीजिए, जो अमेरिका ईरान समझौते से नाराज है। उन्होंने इस डील को यहूदी देश इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन देश यानी ईरान को दी जा रही रियायत के तौर पर देखा। अब सवाल उठता है कि क्या दोनों पक्ष सच में इन शर्तों पर टिक पाएंगे। खबरों की माने तो अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि डील पर इजराइल का सार्वजनिक विरोध चुनावी बयानबाजी का हिस्सा है। इसके बावजूद विरोध के कारण अड़चनें खड़ी होती हैं। ह्यू लोवार्ट यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर पॉलिसी फेलो हैं। ये एक थिंक टैंक है। उन्होंने लिखा है कि बोर्ड ऑफ पीस के अधिकारी अब बड़ी मेहनत से हुए इस समझौते के कुछ हिस्से बदलते दिख रहे हैं ताकि इजराइल के सख्त रुख को जगह दी जा सके। हथियार डालने की शर्त शुरू से डील का हिस्सा थी। लोवार्ट जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो सीक्वेंसिंग का है। बोर्ड ऑफ पीस ने अगस्त की शुरुआत में कहा कि इजरायली सेना की वापसी हमास के हथियार डालने के बाद ही शुरू होगी, जबकि मूल रोड मैप में दोनों साथ साथ चलने थे। इस तरह के कदमों से कई आशंकाएं भी उपजती हैं। जैसा कि लोवार्ट लिखते हैं, ऐसी जोड़ तोड़ से खतरा है कि हमास डील से अपना समर्थन वापस न ले ले। फलस्तीनियों का हर एक हथियार हटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बहुत से हथियार परिवारों, कबीलों, आपराधिक गिरोहों और जिहादी गुटों के पास हैं। ऐसे में इजराइल अनिश्चित समय तक ये दलील देता रह सकता है कि गजा से सेना हटाने की शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। अल हलावानी भी कहते हैं, कोई भी पक्ष सही मायने में शर्तें निभाने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध विराम कूटनीति असल में दूसरे तरीकों से लड़ा जा रहा युद्ध है। इसमें इजराइल डराने का संकेत देता है और हमास तेल अवीव को दुनिया के सामने शर्मिंदा करना चाहता है। गजा और लिबनान में इजराइल के लगातार हमलों का असर
और व्यापक होगा। अल हलावानी के मुताबिक ये इलाका रणनीतिक तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा बटा हुआ है। वो कहते हैं कि टकराव को पूरी तरह भड़कने से रोकना सबके साझा हित में है। इसीलिए तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश आपसी टकराव के नियम, कायदे और हदें फिर से कायम करने में लगे हैं। अल हलावानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि सुरक्षा की परत के नीचे ये देश ट्रेड चोक पॉइंट से जुड़ी अड़चनों से निपटने के रास्ते खोज रहे हैं। साथ ही अपनी औद्योगिक क्षमता को अपने मुताबिक ढालना शुरू कर रहे हैं। ये बदलाव आने वाले दशकों में इस इलाके की अर्थव्यवस्था का भी आकार बदलेगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।